वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ अधिनियम की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम आगे के अधिनियमों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो अंतिम बात की थी वो 1853 का अधिनियम था। वो अधिनियम लागू होता उससे पहले हमारे देश में 1857 की क्रांति हो जाती है। तो एक नए राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, परिवेश माहौल बिल्कुल बदल जाता है इससे, और हमें एक नए अधिनियम की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो नया अधिनियम लाया गया वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस अधिनियम लाने के पीछे कारण क्या था? अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो कारण सिर्फ एक ही था, 1857 की क्रांति से शासन चलाने के जो विचार में परिवर्तन आया, इसी कारण 1858 का अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के अगर प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान यह है कि ब्रिटिश भारत में कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। अब शासन जो है वो सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है। दूसरे प्रावधान की अगर बात करें तो जब कंपनी के शासन का अंत हो गया तो इससे संबंधित दो पद होते थे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, न कि कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा क्या होता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये चूंकि कंपनी से संबंधित होता था, तो जब कंपनी का शासन खत्म हुआ तो इन दोनों को भी खत्म कर दिया गया। ठीक, ये दूसरा प्रावधान हुआ। तीसरा प्रावधान क्या था कि 1858 के पहले क्या था? ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था। तो उस ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल की जगह उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ये वायसराय क्या होता था? ये वायसराय क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ये वायसराय क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। और इस तरह से इस वायसराय हमारे जो पहले वायसराय बना वो था लॉर्ड कैनिंग। जो पहला वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। तो ये वायसराय अब बना। अब अगले प्रावधान की अगर बात करें तो चूंकि शासन से संबंधित जो दो पद थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये समाप्त हो गया था। तो अब शासन कैसे चलाया जाए इसकी बात हुई। तो अगला जो प्रावधान था, इसकी पूर्ति के लिए, इसे पूरा करने के लिए ब्रिटेन में एक भारत विभाग की स्थापना की गई। भारत विभाग। और इस भारत विभाग को चलाने के लिए इसका जो प्रमुख बनाया गया वो उसे भारत सचिव कहा गया। ठीक, तो अगले प्रावधान में हम देखेंगे कि जब ये दोनों की समाप्ति हो गई, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, तो इसकी जगह पे भारत सचिव नामक नए पद का सृजन हुआ और इसका भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था। अब ये शासन करने लगा, ये शासन को संचालित करने लगा किसके माध्यम से? क्राउन के माध्यम से। अब अगला जो प्रावधान आएगा वो हम देखते हैं क्या कि चूंकि भारत विभाग क्या था? बहुत बड़ा था और अकेले भारत सचिव इस विभाग को चला नहीं सकता था। तो इसकी सहायता के लिए अगला जो इसमें प्रावधान था, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया। 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया। तो ये इसके प्रावधान थे। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव में एक मुख्य प्रभाव आता है, वो क्या था कि ब्रिटिश भारत का जो शासन है वो सीधे चला जाता है क्राउन के हाथों में। कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह अगर हम देखें तो 1858 के पहले शासन कौन कौन चलाता था? तो शासन चलाता कंपनी प्लस गवर्नर और इसकी काउंसिल। ये 1858 के पहले ये शासन चलाता था भारत में, कंपनी का शासन था, ब्रिटिश भारत का गवर्नर चलाता था और इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल थी। ये अब 1858 में जो परिवर्तन आया, इससे शासन कौन चलाने लगा? तो क्राउन। इसकी सहायता के लिए क्या था? सलाहकारी परिषद।
और फिर भारत सचिव। तो 1858 के पहले जो शासन चलाता था वो कंपनी, गवर्नर और काउंसलिंग, और 1858 के बाद जो शासन चलाने लगा वो क्राउन चलाने, भारत सचिव और इसका सहायता के लिए सलाहकारी परिषद, ये तीनों मिलकर शासन को संचालित करने लगे। तो ये था हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। आइए अब अगले अधिनियम की बात करते हैं जो होगा हमारा 1861 का भारत सरकार अधिनियम। तो अगला अधिनियम जो है वो 1861 का भारत सरकार अधिनियम है। इस अधिनियम के पीछे आने का कारण क्या था? इस अधिनियम के लाने के पीछे पहला कारण था कि 1857 की क्रांति की वजह से 1853 का जो अधिनियम था वो सही से लागू नहीं हो पाया था, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि 1858 में जो जो प्रावधान दिए गए थे 1858 के अधिनियम में, उनका विस्तार करने के लिए 1861 का अधिनियम लाया गया। तीसरे अगर हम कारण की बात करें तो भारत के प्रति जो अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति थी उसमें परिवर्तन आ रहा था, और इस नीति के परिवर्तन के कारण 1861 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। तो ये थे 1861 के अधिनियमों की पृष्ठभूमि, 1861 के अधिनियम की पृष्ठभूमि। अब इसके अगर प्रावधान की अगर हम बात करें तो प्रावधान में पहला प्रावधान हम क्या देखते हैं कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को अब शामिल करने की शुरुआत की गई। अब कानून निर्माण जो बनाए की प्रक्रिया होगी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। अब जो ये वायसराय होता था वो अपने परिषद में भारतीयों को नामांकित कर सकता था। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामांकित किया था अपने परिषद में। कौन कौन से? एक थे पंजाब के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को कैनिंग ने अपने विधान परिषद में शामिल किया था। तो ये पहला हमारा प्रावधान था कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत होगी। दूसरा क्या? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः वापस दे दिया गया। हम ये देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, तो हमने 1833 के अधिनियम में ये देखा था कि मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई थी, वो एक बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। तो जो 1773 से जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी और 1833 तक जो अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी उसको उलट दिया गया। और 1861 में क्या किया गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को फिर से विधायी शक्तियाँ दे दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत फिर से की गई। अगर हम तीसरे प्रावधान की अगर बात करें तो बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1867 में विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल में जो किया गया 1862 में किया गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में किया गया और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ये तीसरा प्रावधान था। अगर हम इसके आगे अगले प्रावधान की बात करें तो वायसराय को क्या किया गया? वायसराय जो था वो प्रांत का निर्माण कर सकता था या फिर प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता था। ये वायसराय को अधिकार दिया गया। अगले प्रावधान देखते हैं कि अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो वायसराय को अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दिया जाता था। इस अध्यादेश का जो काल होता था, समय होता था, ये 6 माह तक हो सकता था। ठीक, अब क्या था अगला प्रावधान? वो पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है। वायसराय अब क्या था? वो एक अधिकारी को कई विभाग सौंप सकता था। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। अगला प्रावधान की संसद या विधायिका की औपचारिक रूप से स्थापना होती है जिसमें वायसराय जो है 6 से 12 भारतीयों को नामांकित करेगा। तो इस तरह से ये कुछ प्रावधान थे। ठीक, अब इस प्रावधान से क्या 1861 अधिनियम के प्रभाव हैं उस प्रभाव को देखते हैं। तो प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा कि शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, क्योंकि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ क्या की गई थी? फिर से दे दी गई थी। तो शासन का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। दूसरा क्या कि अब वायसराय जो है वो आपका अध्यादेश जारी कर रहा है, पोर्टफोलियो की शुरुआत कर रहा है। तीसरा, प्रांत का निर्माण कर रहा है या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो इससे उसकी शक्तियों में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो दूसरा प्रभाव इसका हम दे सकते हैं कि वायसराय की शक्तियों में क्या होती है? वृद्धि होती है। और तीसरा
कि जब भारतीयों को वायसराय नामांकित कर सकता है या फिर भारतीयों को शामिल किया गया कानूनी प्रक्रिया में, तो यहाँ से क्या होता है कि शासन में भारत को सीमित प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। धीरे धीरे भारतीयों को अब शासन में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रभाव था, ये तीन था कि शासन का विकेंद्रीकरण हुआ, वायसराय की शक्तियों में वृद्धि हुई, और तीसरा शासन में भारतीयों के सीमित प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। अब इसके बाद जो अगला एक्ट है वो हम देखेंगे 1892 का एक्ट। तो ये था हमारा 1861 का एक्ट। अब अगला एक्ट देखते हैं 1892 का एक्ट। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अगर पृष्ठभूमि या कारण की बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण जो आएगा वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस जो है वो नरमपंथी आंदोलन चलाएगी और इस आंदोलन के माध्यम से यह मांग करेगी कि अब शासन में भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। इसके दूसरे कारण की अगर बात करें तो 1861 के अधिनियम में शासन में भारतीयों को जो शामिल करने की शुरुआत हुई थी, तो यह महसूस किया गया कि प्रांत या फिर केंद्र के विधान परिषद में भारतीयों का कुछ खास योगदान नहीं है शासन में। तो इसलिए एक नए अधिनियम की जरूरत पड़ी जिसमें भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए या उनका योगदान ज़्यादा हो। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कि 1861 तक भारतीय जनता भी अब मांग करने लगी थी कि भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक शामिल किया जाए। तो ये 1892 के पृष्ठभूमि थी कारण कि किन कारणों से यह अधिनियम लाया गया था। अब इसके अंतर्गत अगर हम प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे? गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को चुना जाता था। तो अब क्या हुआ, भारतीयों की संख्या क्या हुई, बढ़ा दी गई। हालांकि ये बात सच है कि अभी भी बहुमत जो होता था वो सरकारी सदस्यों की ही होती थी। दूसरे प्रावधान की बात करें तो गैर सरकारी सदस्यों को अब क्या होता था, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार मिला। अगर तीसरे प्रावधान की बात करें तो सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव कराने की शुरुआत होती है। अब इसके अगर प्रभाव की बात करें इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम की, तो पहला क्या प्रभाव हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव की शुरुआत होती है। दूसरा कि भारतीयों को अब विधायी अधिकार मिलता है, कानून बनाने का अधिकार, सीमित ही सही लेकिन कानून बनाने का अधिकार अब मिलता है। तीसरा कि भारतीय विधायिका क्या होती है, मजबूत होती है। और चौथा कि यह अधिनियम जो है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं या फिर लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होती है। तो ये था हमारा 1892 का अधिनियम। इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो 1909 का अधिनियम है। तो आइए देखते हैं 1909 का अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इसे हम मार्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं। मार्लेमेंटो सुधार इसलिए कहते हैं कि 1909 में जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे और 1909 में वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो था। तो इसी कारण इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम को हम मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं। अब इसके अगर पृष्ठभूमि या कारण की बात करें तो इस अधिनियम को लाने के पीछे जो सबसे पहला कारण था वो था राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव। दूसरा कि स्वदेशी आंदोलन से राष्ट्रवादी भावनाएं क्या हो रही थी, उग्र हो रही थी, और राष्ट्रवादी भावनाएं उग्र होने के कारण अब शासन में भारतीयों को शामिल करने की मांग हो रही थी। तीसरे अगर कारण की बात करें तो ये अंग्रेजों की अपनी इच्छा थी क्या कि नरमपंथी और गरमपंथी को आपस में बांट दिया जाए और बांट कर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर कर दिया जाए। कैसे नरमपंथी और गरमपंथी को बांटा जाए? तो नरमपंथी जो था ये सुधार चाहते थे और गरमपंथी जो थे ये स्वराज्य चाहते थे। अंग्रेज क्या करेंगे कि नरमपंथी की मांग को स्वीकार कर लेंगे, सुधार दे देंगे और इन दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। चौथा कि 1909 का एक्ट जो था वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। बेशक ये बात सही है कि यहाँ जो फूट डालो और राज करो नीति जो थी ये हिंदू और मुस्लिम के बीच ना होके नरमपंथी और गरमपंथी के बीच थी।
तो ये फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। तो ये था 1909 भारत परिषद अधिनियम लाने के कारण। अब इसके अगर प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला प्रावधान था क्या कि केंद्रीय और विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। जहां इसकी सदस्य पहले 16 होते थे, अब इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई। दूसरा कि केंद्रीय परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत तो रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषद में क्या किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया प्रांतीय सदस्यों परिषद में। तीसरा कि दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। जैसे अब बजट पर बहस किए जा सकते थे या फिर अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता था। चौथा, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि है तो उनका चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तो इस तरह लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। अगला जो प्रावधान था वो कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन हो गए या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों, इन सब के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अगला जो इसका प्रावधान है वो कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। हमारे जो पहले वायसराय के कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले भारतीय थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। विधि सदस्य इन्हें बनाया गया था। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान के इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान लाए गए थे। अब इसके अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव देखते हैं क्या कि विधायिका जो होगी अब भारत में मजबूत हो जाएगी। अगर प्रभाव की बात करें तो क्या होगा, विधायिका मजबूत होगी। दूसरे प्रभाव की अगर बात करें तो क्या होगा कि भारतीयों का अधिकार अब क्या होगा, भारतीयों के अधिकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो भारतीयों का अधिकार भी मजबूत होगा। अगले अगर प्रभाव की बात करें तो अभी भी क्या किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी भी नहीं लाया गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी भी नहीं लाया गया। और अगला प्रभाव जो देखे जो सबसे ज्यादा खतरनाक था वो क्या कि अब सांप्रदायिकता को इस एक्ट से सांप्रदायिकता को क्या मिलेगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अब आगे के जो अधिनियम है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।